हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुडेज न्यूज़पेपर जो इंडियन एक्सप्रेस का हम लोग डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल में जो पहली न्यूज़ आई है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ रेवेन्यू कंफर्ट। जो इंपॉर्टेंट इसके साथ में एक और आर्टिकल है, अनदर वेरिएंट टू ग्रोथ। ये दोनों आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिसेंटली अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि उसमें जो गवर्नमेंट के कलेक्शन दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में, वो 56% इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में। लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में ये चीज़ 56% इंक्रीज़ हुई है। तो लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में 56% इंक्रीज़ हुई है आपके जो करंट फाइनेंशियल ईयर में ग्रास टैक्स का कलेक्शन जो हुआ है, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, वो आपका 56 इंक्रीज़ हुआ है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो इनकम होता है वो कहाँ से आता है। ठीक है, गवर्नमेंट के इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम लोग फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका फिजिकल पॉलिसी के अंडर में आता है, गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकम जो होती है उस पर दो टाइप का मेन इनकम होता है उनका। इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर उसमें चेंज की जा सकती है, पर इसका मेन होता है रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। ठीक है, रेवेन्यू इनकम में यूजली जो होता है दो टाइप का होता है, टैक्स के कलेक्शन के थ्रू बाय टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की है टैक्स में, वो टैक्स में दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ये आपका रहता है। तो अभी यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आपके डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात की जा रही है कि उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है वो लगभग पिछले साल में अक्टूबर टू अप्रैल टू अक्टूबर, जैसे अप्रैल टू अक्टूबर जो है 2021 में जो ग्रोथ हुई है वो अप्रैल टू अक्टूबर 2020 से लगभग 56% इंक्रीज हुई है। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। अगर वही अप्रैल टू अक्टूबर 2019 की बात करें जो प्री पेंडेमिक टाइम था, उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तब ये 30% की अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब ये कम क्यों हुआ? 2019 में तो और कम होना चाहिए था, 2020 में बढ़ना चाहिए था, 2021 में और ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये कम क्यों हुआ? ये कम इसलिए हुआ क्योंकि अप्रैल अक्टूबर 2020 में हमें पता है लॉकडाउन लगा था, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम हुआ था। तो इसकी वजह से 2020 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 56% इंक्रीज़ हुआ है, और 2019 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 30% इंक्रीज़ हुआ है। इसको बोलते हैं लो बेस इफेक्ट। आपका बेस पहले से लो था, इसकी वजह से अभी जो ग्रोथ हुई है वो ज़्यादा दिख रही है, बट रियल में जो ग्रोथ हुई है वो कम हुई है। ठीक है, तो लो बेस ग्रोथ इफेक्ट इसको बोलते हैं, जो हमें देखने को मिला है उसमें कलेक्शन में। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पहले से इंक्रीज़ हो रही है, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें चाहे डायरेक्ट टैक्स की बात करें, दोनों ही इंक्रीज़ हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स भी आपका 24% प्री पैंडेमिक से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो भी लगभग 27% इंक्रीज़ हुआ है प्री पैंडेमिक से। दिस सोज दैट कि जो कलेक्शन हो रहा है टैक्स की, जो इनकम गवर्नमेंट की इनकम हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ से आते हैं? अब कॉर्पोरेट से और इनकम टैक्स से। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है और कॉर्पोरेट भी अच्छे से ग्रो कर रही है। दैट मीन्स कि इकोनॉमी इज ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली आपका इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी ग्रोथ भी हो रहा है, और दूसरा जो है कि पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी से कलेक्शन हो रहा है वो भी है आपको, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अगर बात किया जाए कि हमारा जो गवर्नमेंट का बजट था 22.17 लाख करोड़, वो लगभग इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कमाएगी इस साल में। इसकी वजह से क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर भी प्रॉपरली होएगी और हो गया। जब मैंने बात की थी अभी कलेक्शन की, ये उसमें होता है, तो जिसमें कैपिटल में जो इनकम आती है उसमें एक पार्ट होता है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स का। अगर उसकी बात करें जो टैक्स कलेक्शन में तो हमारी इनकम अच्छी हो रही है, इवन जितना हमने बजटेड था 22.17 लाख, इससे ज़्यादा इनकम होने वाली है। ठीक है, पर अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट में हमारा जो टारगेट है 1.7 लाख करोड़ का, वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, और ना ही हमें कुछ ऐसी उम्मीद लग रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 1.7 लाख करोड़ की बजाय हमने जितना टारगेट है 1.7 लाख करोड़ का, उसके रेस्पेक्ट में सिर्फ 9,329 करोड़ कमाया है। इसमें जो और गवर्नमेंट के जो प्लान है, जैसे बीपीएससीएल को डिसइन्वेस्टमेंट करना, 2 कंपनीज़ को बेचना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचना,
इसके अलावा LIC को IPO पब्लिश करना, ये सब में अभी टाइम लगेगा, अभी तक वो कुछ नहीं है किया गवर्नमेंट का। तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो इनकम गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए थे डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो अभी तक नहीं मिली है। तो इस फ्रंट पे गवर्नमेंट की जो इनकम है वो हो सकता है कम हो जाए। तो जो गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिशिट है, टारगेट है 6.8% का GDP का, तो शायद उसको अचीव करने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, चैलेंज लगे। फिजिकल डेफिशिट क्या होता है? गवर्नमेंट की जो इनकम होती है और उसमें से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो आपका फिजिकल डेफिशिट आता है, उसमें जो उन्होंने लोन लिया है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सपेंडिचर में इनकम में जो लोन लिया, एक्सपेंडिचर में इनकम में जो लोन लिया होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, तो आपका फिजिकल डेफिशिट आता है। इसमें आपके लोन जो होते हैं, एक्सटर्नल लोन जो होते हैं, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो फिजिकल डेफिशिट एक तरीके से आपके लोन की कैपेसिटी दिखाता है कि गवर्नमेंट कितना लोन उठा सकती है, ठीक है। तो वो लगभग 6.8% GDP का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक, बट वो शायद अचीव नहीं कर पाए क्योंकि हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो अचीव करना अभी इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। बट अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन में हम लोग डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर साइड में अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बहुत ही स्लो पेस में इंक्रीज हो रहा है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा हेल्दी पेस में है। इट्स अ गुड साइन, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपको ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, तो वो ज़रूरी होता है क्योंकि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करता है। आज आपने जो किया है, ओके, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करता है तो वो बेनिफिट होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जैसे मैंने इनकम के लिए बात की थी, गवर्नमेंट के इनकम में आपके दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। जैसे एक्सपेंडिचर में भी गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू बेसिकली होता है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा होता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। एक्सपेंडिचर वो जो कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर होता है वो आपका लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कोई रोड बनाना, कोई ब्रिजेस बनाना, कोई रेलवे ट्रैक्स बनाना, ठीक है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज बनाना, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ वो बनाना, वेयर हाउसेज बनाना, ये आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। जो रेवेन्यू होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, दैट इज अ रेवेन्यू। कोई स्कूल बनाना इज कैपिटल, ठीक है, स्कूल बनाना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बट उसको स्कूल का हर साल मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना, दैट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी स्लो पेस में है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो प्रॉपरली अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी चीज़ को उन्होंने और डिटेल में यहाँ पे समझाया है इस आर्टिकल में कि जो हमारा GDP का नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है वो 17.5% इंक्रीज हुआ है सेकंड क्वार्टर में। अगर उसको रियल में देखें तो 8.4% ग्रोथ हुआ है। दिस इज़ वेरी गुड ग्रोथ रेट एज कम्पेयर टू अर्लियर जो हमने देखा था, उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा है। दैट मीन्स की इकोनॉमी हमारी प्रॉपरली ग्रो कर रही है, राइट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, ठीक है। इसमें जो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुई करके सेक्टर वाइज अगर ग्रोथ की जाए तो सर्विस सेक्टर में धीरे धीरे ओपनिंग होने की वजह से ग्रोथ पिकअप हो रही है, बट जो हमारी मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ हुई है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखने को मिली है। एग्रीकल्चर जैसे हमने देखा है कि चाहे पैंडमिक स्टार्ट हुआ हो चाहे जो भी हो, एग्रीकल्चर ने हमेशा ग्रोथ रेट को बढ़ा के रखा है। दिस इज़ द ओनली सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जिसने कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई है पिछले 2 सालों में, ये आपका डिक्लाइन नहीं हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये 4.5% ग्रो हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो सर्विस सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑटोमोबाइल आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इंप्रूव हुआ है, एग्रीकल्चर तो पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू अदर टू, ठीक है। एक और इशू जो अभी दिख रहा है करके, जो हमारा नया वायरस का वेरिएंट आया है उसकी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसकी वजह से हो सकता है हमारा जो स्लो डाउन हो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, बट उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला जब था हमें पता नहीं था, ठीक है। तो पहला जब लॉकडाउन लगा था तो हमें चीज़ें पता नहीं थी। अब जो लॉकडाउन लगेगा वो लिमिटेड ही एक्सटेंड पे लगेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होगा क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी है कोरोना वायरस के साथ में रहने की। दूसरा, गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि लॉकडाउन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही फीजिबल होता है, वहीं पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक जो थर्ड आपका वेव आएगी या आ सकती है करके, उसकी वजह से भी आपके थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बट उसको भी प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को और लोगों को अभी पता चल गया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के साथ में रह के हमें अपनी एक
डेली एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करना है। ठीक है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन की बात की गई थी कि जो गवर्नमेंट था, सेंटर ने लगभग 60% जो टारगेट है उसका अचीव कर लिया है फर्स्ट हाफ में ही। दैट्स गुड थिंग। 60% टारगेट अचीव कर लिया, मतलब वो ओवर टारगेट अचीव करने वाले टैक्स कलेक्शन जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था, क्योंकि जिस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्शन में उनकी ग्रोथ हो रही है, उससे डायरेक्टली पता चल रहा है कि वो इनडायरेक्टली इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, बट उन्होंने जो स्पेंड किया वो 47% ही इंक्रीज स्पेंड किया है, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, जिसकी वजह से आपके फिजिकल डिफिशिट जो है कम होगी। बट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर वो हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स है अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो हमारा फिजिकल डिफिशिट उतना ज़्यादा टारगेट अचीव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गया है। इसके अलावा जो एक बड़ा इशू है कि स्टेट सेंटर की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट अगर स्टेट्स की परफॉर्मेंस का देखा जाए, स्टेट्स के जो रेवेन्यू और स्पेंडिंग जो है दोनों ही सेंटर के पीछे चल रहे हैं। सेंटर से उनके रेस्पेक्ट में उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन वो काफ़ी कम है और उनका एक्सपेंडिचर भी कम है, जबकि डायरेक्टली अगर बात किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या कोरोना वायरस से फाइट की बात करें तो स्टेट्स इज़ द फ्रंट रनर, जो सबसे आगे रहते हैं और लड़ाई करते हैं। अगर उनका रेवेन्यू इनकम कम होता है या टैक्स कलेक्शन कम होता है या उनका एक्सपेंडिचर कम होता है तो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम चाहते थे कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो स्टेट्स की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो डिक्लाइन करे, बट वो डिक्लाइन नहीं हुआ है, अभी भी 31% के अप्रॉक्सीमेट बना हुआ है और उसको ला के हमें 20% तक लेके आना है। इसके लिए सेंटर को मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा और उनकी जो ऐसा जो जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको कंट्रोल करने में मदद करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए साइक्लिक इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान बनाया हुआ है, जैसे वो पीएलआई स्कीम के थ्रू प्रोवाइड करा रही है इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे फार्मास्यूटिकल, मोबाइल फोन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर में काफ़ी नई नई फैक्ट्रीज सेटअप होंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसकी वजह से और भी ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो काफ़ी बेनिफिट होएगा और ग्रोथ की साइकिल वापस पिकअप करेगी। तो ये जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, ये काफ़ी बेनिफिट रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा अगर बात की जाए इकोनॉमी में तो प्राइवेट कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। 55% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट कंजम्पशन से आता है, अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है प्राइवेट कंजम्पशन। बट एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो उसके रेस्पेक्ट में वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम ग्रोथ हुई है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहीं से आता है बट ग्रोथ काफ़ी कम हुई है। ठीक है, अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं या फिर हम डिमांड की बात करते हैं तो कंजम्पशन पैटर्न लगभग आपके प्री पेंडेमिक लेवल तक आने में अभी भी थोड़ा सा टाइम है और आने में अभी कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आ जाएगा, बट उतना नहीं आया है, क्योंकि जब तक कंजम्पशन नहीं होगा तब तक हम लोग कितना भी ट्राई कर ले सप्लाई प्रोवाइड करा लें उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हो रही है वो लेबर इंटेंसिव सर्विस सेक्टर पिकअप हो रहा है, चाहे अर्बन एरिया की बात करें चाहे लोअर की बात करें। बट इसका एक इश्यूज़ होते हैं, जैसे फ्यूल इन्फ्लेशन की वजह से कभी कभी आपका जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो आपका बेनिफिट नहीं होगा। अभी जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको लोअर किया है तो इसकी वजह से आपका प्राइवेट कंजम्पशन आपका इंक्रीज़ होएगा। थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में इसको हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट ने फ्यूल इन्फ्लेशन को कम किया है। ठीक है, हमें पता है फ्यूल का आपका इनपुट कास्ट इंक्रीज करता है जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट होता है और इन कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। ये डायरेक्टली एग्जांपल जो आपको देखने को मिलता है वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्टली देखते हो किस तरीके से वेजिटेबल्स के प्राइस होते हैं एकदम से इन्फ्लेट कर जाते हैं फर्दर लेस टाइम में। क्यों? क्योंकि इनपुट कास्ट इंक्रीज हो जाती है, जैसे आपके फ्यूल के प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो गए, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, इसकी वजह से वो कास्केडिंग इफेक्ट करते हैं और करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नरेगा को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो बहुत ही पुअर लोग हैं जिनको फ्री सप्लाई या फूड ग्रेन्स रिसेंटली गवर्नमेंट थोड़े दिनों तक उन्होंने और इंक्रीज़ किया है, बट हो सकता है थोड़े दिन बाद उसको बंद कर दे, तो इसकी इनकम को कम ना हो इसके लिए नरेगा को और प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे फ्यूचर में, ताकि उनकी इनकम कम ना हो, ताकि उनका कंजम्पशन कम ना हो, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई प्रोवाइड रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे। ठीक है, तो ये एक चैलेंज और गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा इस टाइम पे, तभी हमारी ग्रोथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक मेन फीचर्स उन्होंने यहाँ पे बताया था किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को, पोटेंशियल को और इंक्रीज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है,
पूरे उन्होंने बताया भी है कि हमारे इकोनॉमिक क्या कंडीशन क्या है और उसको किस तरीके से और बेनिफिट में बनाया जा सकता है। बॉर्डर इनसिक्योरिटी ये बहुत पहले से इशू चल रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया था, बीएसएफ का जो रिस्ट्रिक्शन था वो पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल में जहाँ पहले 15 किलोमीटर तक होता था उसको बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक इंक्रीज़ किया है। ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स ने किया है इसको इंक्रीज़। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया था कि जो आपका नारकोटिक्स और वेपन्स का इन्फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़्यादा टेरिटरी चाहिए बीएसएफ को, ताकि प्रॉपरली वो हैंडल कर सके। यूजली ऐसा आता था कि बीएसएफ के पास में जैसे कोई इंटेल आता था तो अगर 15 किलोमीटर तक वो जब तक आता था 15 किलोमीटर तक ही हैंडल कर पाते थे, बट कभी कभी देखा था कि जब तक उनको इंटेल मिलता था तब तक जो उसके पर्सन जो था या फिर जो भी एक्टिविटीज़ थी वो 15 किलोमीटर के बियॉन्ड चली जाती थी, तो उनको हैंडल नहीं कर पाते थे। इसके लिए उनको यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कराने के लिए और एरिया इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ये नारकोटिक और वेपन से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे हैं दूर तक इन डेप्थ में चले जाते हैं उनको प्रॉपरली हैंडल कर सकें। इसके अलावा कुछ कुछ स्टेट्स में पहले से 50 किलोमीटर का दे रखा था, जैसे गुजरात वगैरह में उन्होंने पहले से दे रखा था, तो इसको सभी के अंडर में लेके आए तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी प्रमोट की गई थी। ठीक है, दैट इज आल्सो रीज़न। बट रिसेंटली क्या है, बीएसएफ के जो आपके डायरेक्टर जनरल है उन्होंने, पंकज कुमार जी, उन्होंने ये बोला है कि जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वेस्ट बंगाल और असम में, इसके लिए शायद हमको ये एक्सटेंडेड प्रोवाइड कराया गया है 50 किलोमीटर का। इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक जो बैलेंस है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से स्टेट पुलिस हैंडल कर सकती है, ना कि बीएसएफ। बीएसएफ को इस तरीके के पावर देने का मतलब है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे लोगों के मूवमेंट पे। ठीक है, क्योंकि उनका जो पावर एक्सटेंड की गई है वो सर्च, सीजर एंड अरेस्ट में इंक्रीज की गई है, वो भी किसके अंडर में, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट एंड पासपोर्ट एक्ट 1967। ये जो एक्ट होते हैं ये बेटर स्टेट पुलिस ज़्यादा अच्छे से हैंडल करती है, ना कि बीएसएफ, क्योंकि स्टेट पुलिस का मेन रोल यही का रहता है, इन्हीं के अंडर का रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो आपके गवर्नमेंट ने जो बीएसएफ को दिया है वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है उसका मिसयूज़ किया जाए, प्रॉपरली सिटीजन्स को उसका बेनिफिट ना है। तो ऐसे कोई अगर स्टेटमेंट बोला जाता है या बीएसएफ के जो डीजी अगर ऐसे बोल रहे हैं दैट इट्स नॉट गुड थिंग, और उनको ये देखना चाहिए कि उनका जो रोल है अपने रोल में ज़्यादा फंक्शन करें, ना कि और सारी एक्टिविटीज़ के लिए रोल प्ले करें। और जो स्टेट पुलिस है उनके रोल में इन्फ्रिंजमेंट ना करें। क्यों? क्योंकि जितना अंदर जाएंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे रहेंगे, और बीएसएफ का काम होता है बॉर्डर पे जहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है उसको हैंडल करना। वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हो सकता है आपकी जो बीएसएफ है वो ऐसी पॉपुलेटेड प्लेसेस पे अपने ऑपरेशन करने के लिए रेडी ना हो, जो आपके स्टेट पुलिस को स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। ठीक है, तो स्टेट पुलिस विल बी मच मोर इम्पैक्टफुल इन दीज प्लेसेस। तो इसके लिए बेटर था रेदर देन गोइंग टू एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएसएफ, अगर हम लोग स्टेट पुलिस को ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करते हैं, उनको इक्विप करते हैं नए मॉडर्न तरीके से या मॉडर्न वेपन से, तो ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट्स देखने को मिल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको दोनों ही बता सकते हो कि क्या बेनिफिट हो गया आपको। एक यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करेगी, ज़्यादा बेटर से हैंडल कर पाएंगे नारकोटिक्स एंड वेपन्स को। इसके अलावा आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो कि स्टेट पुलिस का जो रोल है उनको करने दिया जाए, अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना किया जाए, यूनिफॉर्मिटी आपके जो स्टेट पुलिस है उनको मॉडर्नाइज किया जाए। ठीक है, और ये आपका जो फेडरलिज्म है उसके अगेंस्ट में भी ये बोला जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अपने पुलिस पे हक वो होना चाहिए, फेवर होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पुलिस फोर्स, अपनी फोर्स भेज रही है वहाँ पे। तो इसको फेडरलिज्म के अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल और जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो इसको बोल रही है कि दिस इज डायरेक्टली अगेंस्ट द फेडरलिज्म। ठीक है, नो योर लॉर्डशिप ये आपके सीजीआई से रिलेटेड है। सीजीआई के बारे में है कि उनके जो आपके जजेस होते हैं उनके फंक्शनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जो एक मेजर प्रॉब्लम्स फंक्शनिंग में होती है वो आती है सीजीआई की अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सीजीआई की अकाउंटेबिलिटी में दो चीज़ें आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो है इसका अपॉइंटमेंट आता है, और दूसरी जो इनकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है इन केस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जिसमें उन्होंने खुद को एक एक्स्ट्रा पावर दे रखी है एज़ कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे कि दोनों में क्या इश्यूज़ हैं जो जुडिशरी को एक्स्ट्रा पावर देती है, ज़्यादा पावरफुल बनाती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर जुडिशरी इन द वर्ल्ड। इंडियन जुडिशरी एक ऐसी है जो खुद को अपॉइंट करती है। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन
इंडियन जुडिशरी, जहाँ पे इंडियन जुडिशरी के जो जजेस होते हैं वो खुद को अपॉइंट करते हैं। किस तरीके से हुआ है ये आपके आर्टिकल 124 में मेंशन किया गया था कि आपके आर्टिकल 124(2) में मेंशन किया गया कि जो प्रेसिडेंट होगा वो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा। यहाँ पे जो कंसल्टेशन वर्ड है इसको लेकर इश्यूज हुए तो इसके लिए फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस आया और थर्ड जज केस में ये बोला कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्करेंस, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस बोलेंगे वो प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने थर्ड जज में बोला कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को ही हक नहीं है, उन्होंने एक कोलिजियम सिस्टम बनाया, उसमें स्टार्टिंग के पांच जजेस को उन्होंने बोला उसमें एक सीजीआई रहेगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। एक कोलिजियम सिस्टम रिकमेंड करेगा कि किस जज को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए और किसको हाई कोर्ट के जज बनने के लिए अपॉइंट करना है, किसका ट्रांसफ़र करना है, ये कोलिजियम सिस्टम ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये एक उन्होंने जिसका नाम रिकमेंड करके प्रेसिडेंट को बोल दिया, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। तो इस तरीके से जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। इसी को बोला गया था किंग्स बिकम द किंग मेकर। ठीक है, किंग ही डिसाइड करेगा कि अगला किंग कौन रहेगा। जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वही डिसाइड करेंगे अगला सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन होंगे। तो एक तरीके से जज ही खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि फिर आप अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म हो सकता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कुछ फैमिलीज ही हैं जो कंटिन्यूसली आपके जुडिशरी में रूल कर रही है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अपॉइंट अ जुडिशरी। अब ये किस लिए आता है? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिए थे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट दिए कि उनका अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होगा और उसमें जो जज होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो खुद ही अपॉइंट करेंगे दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए मोनोपोली क्रिएट की, जिसकी वजह से क्या हो गई, उनकी अकाउंटेबिलिटी अभी कम हो गई क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा जज किस लिए अपॉइंट किया जा रहा है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है। रिसेंटली इसके मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज और गवर्नमेंट के बीच में यह डिसीजन हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो जिसको भी रिकमेंड करेगा उसका अगर गवर्नमेंट एक बार लगती है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वापस एक बार भेज सकती है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कोलिजियम सिस्टम ने वापस उसको रिकमेंड किया तो गवर्नमेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनके रिकमेंडेशन को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रांसपेरेंसी कोलिजियम सिस्टम में लाने के लिए ये प्रोविज़न किया था कि वो सारे के सारी डिटेल्स उस जज के बारे में बाद में बताएंगे कि क्यों उसको अपॉइंट किया गया है। अभी तक ये प्रॉपरली पब्लिक में नहीं लाया गया। आपके आरटीआई के अंडर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह नहीं आते हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को छोड़ के जो डिफरेंट होते हैं वो आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये एक इशू है। माना जाता है कि अपनी जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी वर्ल्ड की पावरफुल जुडिशरी है क्योंकि वहाँ पे जज खुद को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एक जज ही आपके जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो नए जजेस को अपॉइंट करते हैं। दूसरा जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक एक्स्ट्रा पावर देता है क्योंकि ये कहीं डॉक्ट्रिन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर जो आपके एग्जीक्यूटिव, जो आपके पार्लियामेंट्री है, अगर वो लोग 368 आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंडमेंट कर भी देते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा बाय इंट्रोड्यूसिंग बेसिक स्ट्रक्चर। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है वो अमेंडमेंट, तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। ये एक सुप्रीम पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, एक लिमिटेड वे में अमेंड कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक बड़ा वेपन है, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी बेसिक स्ट्रक्चर में एक पार्ट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और उसी के बेसिस पे उन्होंने जो गवर्नमेंट एनजीएसी लेके आई थी पहले, कि उसमें क्या उन्होंने किया था कि जो जुडिशरी के जजेस हैं अपॉइंटमेंट में, जैसे ही जुडिशरी का रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव का भी रोल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जुडिशरी अकाउंटेबल होनी चाहिए। जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ है पावर को एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में, वैसे ही आपका चेक्स एंड बैलेंस थ्योरी आती है जिसमें बताता है कि सभी तीनों जो पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर हमारा जो जुडिशरी है वो खुद के जजेस को अपॉइंट कर रहा है तो उनके चेक्स एंड बैलेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एनजीएसी लेके आई थी कि क्यों ना हम आपके जजेस को इंक्लूड करके और एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करके हम मिल के आपके जुडिशरी के जजेस को अपॉइंट करें।
बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इन्फ्रिंज कर रहा था, उसको उसके अगेंस्ट में था, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन नहीं कर रहा था, ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो जुडिशरी के पास में इतनी पावर है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू कोई भी ऐसे एक्ट को जो पार्लियामेंट ने बनाया हो या अमेंडमेंट किया हो उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल में ये जो दो पावर बताई है, कोलेजियम सिस्टम एंड बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर मिल जाती है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, और उनको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होते पब्लिक के। ठीक है, पब्लिक को उनको कोई जवाबदेही नहीं होती है डायरेक्टली, बट अभी जैसे सोशल मीडिया वगैरह आ गया है जिसकी वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं आजकल लोग, बट फिर भी उनके एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो मेंटेन करनी चाहिए, आइदर बाय पार्लियामेंट सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अगर हम इनके रिमूवल की बात करें, जो एक रिमूवल होता है इनका, जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के बेसिस पे किया जा सकता है आर्टिकल 124(4) के अंडर में, बट वो इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है कि आज तक कोई भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न दिया हुआ है कि इसकी वजह से क्या है, उनका अपॉइंटमेंट तो खुद से करा रहे हैं कोलेजियम सिस्टम के थ्रू, और रिमूवल उनका पॉसिबल नहीं है, पार्लियामेंट में इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है, चाहे पार्लियामेंट की तरफ देखा जाए, चाहे एग्जीक्यूटिव की तरफ देखा जाए, चाहे पब्लिक की तरफ देखा जाए, वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो वो अपनी मनमर्जी कुछ भी कर सकते हैं, ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि उनको अपनी पावर को रिस्ट्रेन करना चाहिए और इस तरीके से फंक्शनिंग करनी चाहिए ताकि पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज हो, ना कि खुद की सुप्रीमेसी इंक्रीज हो। ठीक है, द चॉइस ऑफ पंजाब, ये आपका पॉलिटिकल है, वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट डिटेल। जो आपका ये आर्टिकल है, इसमें आपके एनएसए की जो एडवाइस थी आईपीएस प्रोफेशनल को, उसको लेकर उन्होंने बोला था। ऑलरेडी इस पर मैंने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आया था, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर मैं वापस डिस्कस कर देता हूँ कि आपके जो एनएसए जी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो वहाँ पे आईपीएस की जो पासिंग आउट परेड होती है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में गए थे और उन्होंने वहाँ पे ये बोला था कि पीपल कैन नॉट फील सेफ एंड सिक्योर इफ़ लॉ इन्फोर्सर्स आर वीक, करप्ट एंड पार्टीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉ इन्फोर्सर है, जैसे पुलिस है, अगर वो वीक है या करप्ट है या पार्टीशन है, पार्टीशन मतलब किसी एक पार्टी को फेवर कर रही है, तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट फील सेफ एंड सिक्योर। तो इसको एक जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसको हमेशा ही ना ही वो वीक की तरह बिहेव करें, ना करप्ट की तरह होने चाहिए, ना पार्टीशंस होनी चाहिए, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट करनी चाहिए, तभी वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला था द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन देयर लेजिस्लेचर। ठीक है, ये बात बोला था, बट यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि अगर लॉ इटसेल्फ इज़ बैड, इनका लेजिस्लेचर इज़ बैड, तो इनका इन्फोर्समेंट करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर किसी लॉ में लिखा है कि किसी के सिविल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर सकते हो और उसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्स कर रहा है कंटिन्यूसली, तो जिसकी वजह से क्या होगा, लॉ इटसेल्फ इज़ रॉन्ग, वो उसके इन्फोर्स करने की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ यही स्टेटमेंट कहना सही है नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन देयर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट हैंड में भी आपका लॉ अच्छा नहीं बनता है तो उसको इन्फोर्समेंट करने पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड उन्होंने बोला है क्वांटिसेंशियल ऑफ द डेमोक्रेसी डज नॉट लाई इन द बैलेट बॉक्स, इट लाइज इन द लॉज मेड बाय द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू दिस बैलेट बॉक्स। उन्होंने बोला कि सिर्फ बैलेट बॉक्स में ही आपकी डेमोक्रेसी लाई नहीं करती है, डेमोक्रेसी वहाँ लाई करती है जो बैलेट बॉक्स से इलेक्टेड जो होते हैं, वो जो लॉज बनाते हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी लाइज करती है। अगर वो लोग ऐसे लॉज बनाएं जो वहाँ के लोगों के फेवर में ना हो, लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके सही से फंक्शन नहीं करेगी, डेमोक्रेसी आपकी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, फोर्थ उन्होंने जो बोला था, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि इन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, जो उन्होंने बोला था कि वॉर आर नो लॉन्गर एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, बट इट इज़ अ सिविल सोसाइटी दैट कैन बी सबवर्टेड, सब ऑन दैट कैन बी डिवाइडेड टू हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, एंड यू आईपीएस प्रोफेसर आर देयर टू सी दैट दे आर फुली प्रोटेक्टेड। तो ये यहाँ पे उन्होंने बोला जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिविल सोसाइटी आर यूज्ड बाय द फॉरेन नेशनल टू वेज वॉर, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर, जिसको उन्होंने फिफ्थ काइंड ऑफ वॉर बोला था, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में, सोसाइटी के अगेंस्ट में, और आईपीएस ऑफिसर को बोला है कि आपको उनको प्रोटेक्ट करना है कि लोगों के इंटरेस्ट या नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए।
ठीक है। तो ये एक सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू होता है, उसी को उन्होंने यहाँ भी बोला है कि इस तरीके से जो स्टेटमेंट आते हैं वो सिविल सोसाइटी के फेवर के अगेंस्ट में होते हैं। लोगों के मन में जो सिविल सोसाइटी को लेकर निगेटिविटी बनेगी उसकी वजह से उनके जो फंक्शनिंग होगी वो रुकेगी और प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है। बिल्डिंग द इंडियन सेंचुरी, इन्होंने गवर्नमेंट के जो रेजिस्टेंट डिसीजंस है, रिफॉर्म्स है, उनके बारे में बताया किस तरीके से वो इंडिया के जो है वो डेवलप कर सकते हैं, बेनिफिट ला सकते हैं। ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला कि जैसे इंडियन एग्रीकल्चर के जो रिफॉर्म है वो बेनिफिट ला सकते थे, बट अभी वो फर्दर मिड टर्म और रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, रुक गए हैं, बट आगे उनको बेनिफिट होएंगे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो आईबीसी का रिफॉर्म लेके आई थी गवर्नमेंट ने, जिसमें लगभग 36% का रिकवरी रेट रहा है, इसकी वजह से आपके आगे भी स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में बेनिफिट मिलेगा और प्रॉपरली उससे इकोनॉमिक रिकवरी हो पाएगी, डेप्थ की रिकवरी हो पाएगी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा जो रिफॉर्म बताया है गवर्नमेंट का, वो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया है करके, जिसकी वजह से उनका क्या होगा, बहुत सारे एसेट जो हैं जो वेस्ट पड़े हुए हैं, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसको मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट करके मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाएगा और उससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू ग्रोथ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है। इसी इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम चलाई है आपके डिफरेंट सेक्टर में। लगभग 16 सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने चलाई है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 14 सेक्टर बोले हैं, 14 सेक्टर में इनको रोल आउट किया है, 16 सेक्टर में गवर्नमेंट ने अप्लाई करने के लिए बोला है, जिसकी वजह से आपका ये इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसमें आपका BPCL के पाइपलाइन का सेल करना, प्राइवेटाइज करना, दो उनको और LIC का APO करना, 2 PSBs को प्राइवेटाइज करना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, इसकी वजह से जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा वो भी आपके इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जाएगा, इन्वेस्ट होएगा, जो आपको बेनिफिट करेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है। तो यही इन्होंने बोला है कि किस तरीके से आपके एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर फोकस करके गवर्नमेंट आपकी गति शक्ति को अचीव करेगी, स्पीड एंड फोर्स को अचीव करेगी, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़पेपर। किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। थैंक यू एवरीवन।